बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं इस ऐतिहासिक जीत से बंगाली समाज में उत्साह की लहर है। एमपी न्यूज टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वरिष्ठ बीजेपी नेता और संभागीय प्रशिक्षण प्रभारी अशोक अधिकारी ने बंगाल की जीत पर अपनी बात रखते हुए बंगाल में बीजेपी की जीत की खास रणनीति साझा की। देखिए खास रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे अब देश के सामने हैं। यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने की तरफ अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। इसी के साथ यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में लगातार किस पार्टी की सरकार बनेगी इसे लेकर एक असमंजस की स्थिति बरकरार थी, लेकिन अब ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम जो है वो लहरा दिया है लंबे इंतजार के बाद, या यूं कहें कि एक ऐतिहासिक पल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। चूंकि लंबे इंतजार के बाद और लंबे वक्त के बाद अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। हम इस वक्त इंदौर में हैं और इंदौर में बंगाली समाज के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। यदि बात करें तो संभाग के प्रशिक्षण प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं अशोक अधिकारी जी, वो हमारे साथ में हैं। उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन समीकरणों के आधार पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं दल कामयाब हो पाया है। इसी के साथ साथ ऐसे कौन कौन से फैक्टर रहे जो पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी को कामयाब करते नजर आए हैं। चलिए, बहुत स्वागत आपका एमपी न्यूज़ में है। सीधा सवाल मेरा आपसे सबसे पहले यही है, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना ली है। आप भी यदि देखा जाए तो बंगाली समाज से आते हैं, बंगाल के चुनाव पर आपकी नज़र थी, पैनी नज़र आप लोगों ने यहाँ से जमा कर रखी थी, या यूँ कहें कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में आपने यहाँ से भी कहीं ना कहीं तैयारी की, वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं आपने ये कहा, यह समझाया कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करना ही अब की बार बंगालियों के लिए उचित रहेगा। क्या लगता है कैसे ये पूरी रणनीति काम की, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बंगाल में बनाने में इंदौर के बंगाली समाज का अहम योगदान रहा है? ठीक बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एमपी न्यूज़ को नमस्कार देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है इंदौर और इंदौर के आसपास मध्य प्रदेश का जो है आप कवर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अलग अलग फैक्टर्स काम आए हैं। वहाँ की जो स्त्री महिलाओं की जो है वहाँ अत्याचार बढ़ गया था, चाहे संदेश खाली हो, चाहे आरजी मेडिकल कॉलेज में हो। आए दिन मतलब रात के समय महिलाएं वहाँ बाहर निकल नहीं पाती थी, 7 बजे आ जाती थी, और मातृशक्ति का जो है सम्मान एकदम टूट गया था। तो मातृशक्तियों ने जो है एक बम्पर वोटिंग की है, और उन्होंने ये सोचा है कि अगर इस बार अगर मौका नहीं मिला तो फिर अगली बार नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने बड़े दम से जो है वोटिंग अच्छी की है। दूसरा फैक्टर ये आया कि वहाँ के युवा बेरोजगार हो गए थे, बहुत बेरोजगार हैं, और वहाँ भत्ते से पैसा देकर वो गुंडागर्दी, अड्डा और इस तरह की कार्य में लगा दिया था, जिससे वहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। तो युवाओं ने ये चाहा कि हम भारत देश में एक समय हम गुजरात से बहुत अच्छे स्थिति में थे, और आज गुजरात नंबर 1 स्टेट में है, और पश्चिम बंगाल जो लास्ट के स्टेट में भी नहीं आता है। तो उन्होंने भी, युवाओं ने ये सोचा कि भत्ता नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ रोज़गार चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा रोज़गार के क्षेत्र में उन्होंने सिंगूर में टाटा नैनो को भगाया। किसने भगाया? टीएमसी के गुंडों ने भगाया, टीएमसी ने भगाया। उसके बाद वहाँ की बंजर भूमि जो है अभी भी बंजर है, ना किसानों को काम आया, ना वहाँ के उद्योगपति को काम आया, ना वहाँ के रोज़गार हो पाया। फिर आप देखिए दुर्गापुर में 70-80 जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करता था, वहाँ अभी 10-5 फैक्ट्रियाँ चल रही है, सभी बंद के कगार में हैं। तो जहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है वो दोबारा बनती नहीं है। आदित्य बिरला को उन्होंने धमका के, चमका के, कपड़े उतार के भागना पड़ा, बिरला कंपनियों को भागना पड़ा। तो इस तरह की राजनीति वो रोज़गार को लेकर उन्होंने जो की है उसका उनको पछतावा हुआ। वहाँ की जनता जाग चुकी थी। तो ये 2 फैक्टर के बाद तीसरा फैक्टर ये आया कि वहाँ जो है एक सीमावर्ती जो राज्य है, सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ अधिक से अधिक जो है रोहिंग्या मुस्लिम और मुस्लिम घुसपैठिए जो है वो पूरा घर बना चुके थे। उनको किस तरह से उन्होंने आधार कार्ड बनवा दिया है, वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया, ये चिंता का विषय है। क्योंकि 25 साल की उम्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड उसके पहले था ही नहीं। तो एसआईआर का जो एक फैक्टर आया कि भैया यहाँ के जो मूल निवासी है, यहाँ के धरती पुत्र जो है, उनको वोट देने का अधिकार है। तो उसमें 90 लाख लोगों का जो है नाम कटा, 90-95 लाख लोगों का नाम कटा। हाँ, उसमें 10-15 लाख जो है जो वहाँ से हिंदू आए हुए थे सीए के माध्यम से, उनका वोटर आईडी में नाम कटा, जो आगे भविष्य में जुड़ जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो बोगस वोटिंग होती थी वो बोगस वोटिंग जो है वो रुक गया। और चौथी बात यह है कि हमारे ज्ञानेश सिंह जी जो है
अपने इसके मतदान के जो लोकायुक्त है, इसके कमिश्नर है, जो चुनाव आयोग के कमिश्नर हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से जो है एक अच्छे ढंग से लोकतांत्रिक रूप से जो है वोटिंग हो सके, इस लोकतांत्रिक महापर्व में अच्छा वोटिंग हो सके, 100% से वोटिंग का आधार मानकर उन्होंने 93% वोटिंग करवाया। ये सबसे बड़ी बात है। उसमें ये फ़ायदा हुआ है कि सेना के द्वारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के द्वारा, पैरामिलिट्री के द्वारा, वहाँ की पुलिस के ऊपर जो है आईपीएस जो है यूपी से भेजा उन्होंने, तो उससे क्या हुआ कि उसमें कमांडिंग हो गई है और हर बूथ में उन्होंने टीवी लगाकर और कैमरा लगाकर जो है वॉचिंग की है और वहाँ के बीएसएफ के जवानों ने जो अच्छा काम किया वो सबसे बढ़िया है। और चौथी बात ये कि वहाँ की महिलाएं दमदारी से बाहर आई। आप देखिए हर आंदोलन में, हर कार्यक्रम में महिलाएं ज़्यादा बढ़ के आने लगी, तो पुरुष वर्ग पीछे रह गया। तो महिलाओं ने जो एकजुटता दिखाई है वो सबसे बड़ी बात है। फिर एक फैक्टर काम आया कि वहाँ के करीब 150 जो है वहाँ के जो है पुराने बीजेपी के स्टेट मिनिस्टर हो या पुराने पूर्व स्टेट का मेंबर रहे हो, जैसे इंदौर में प्रदीप दास जी आए थे जो वहाँ के स्टेट कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उन्होंने यहाँ पर जो है 10 दिन का समय दिया और यहाँ इंदौर में इतने बंगालियों के छोटे छोटे बंगाली कॉलोनियों में, बंगाली क्लब में, सराफा में, सिंगापुर, अपने स्प्रिंग वैली में, सिलिकॉन सिटी में, सुखलिया में उन्होंने बैठक के लिए, सुबह शाम बैठक के लिए, उसमें जो उन्होंने जागरण का काम किया, वहाँ की स्थिति के बारे में बताया और उन्होंने पूछा कि आप लोग कैसे हो, तो बाहरी जो बंगाली हिंदू समाज जो है वो खुश है। यहाँ उन्होंने बंगला बना के रखा है, गाड़ी घोड़ा 4-4 5-5 पीढ़ियों से रह रहे हैं, वो बंगाल जाना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि आप भी थोड़ा वहाँ जाके आप प्रोपेगेंडा करिए, आप जो है कम से कम इसमें फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में आप डालिए कि हम कितना बढ़िया है, यहाँ पर खुश हैं। और खुश होने के साथ साथ जो है राष्ट्र के साथ पेड़ से कदम मिलाकर राज कर रहा है। वहाँ बेरोजगार है और वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, बहुत से जो है हॉस्पिटल बंद हो गए हैं। वहाँ शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था एक समय, जो है बंगाली बड़े बुद्धिजीवी के रूप में, बड़े वैज्ञानिक के रूप में, बड़े देश के चिंतक के रूप में सामने आता था, आज वहाँ एक गर्त की कगार में चले गए हैं। तो शिक्षा में जो घोटाला हुआ है उस घोटाले का एक रूप भी सामने आया है, क्योंकि जो घोटाले हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ये बोल दिया था कि ये जब जितने भी भर्ती इनका हुआ है वो उनका भर्ती कैंसिलेशन कर दिया है, जिसके कारण वो भी उनके विपक्ष में आ गए। फिर वहाँ के खिलाड़ी नहीं निकल रहे हैं, खेलों पर पैसा नहीं है, भत्ता देके वो क्लब की राजनीति करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा भी आपने देखा है कि कोयले का घोटाला हुआ, अपने बालू रेत का घोटाला हुआ, फिर उसके पहले आपने देखा है कि शारदा चिट फंड जो है उसके भतीजे ने करवाया, फिर रोज़ वैली घोटाला हुआ। ऐसे बहुत से घोटाले जो हुए उनके सामने, उनको ये समझ में आ गई कि ये सरकार अगर रही, जो एक अपना सीमावर्ती स्टेट जो है, जो एक भौगोलिक रूप से जो है वो भारत से कट जाएगा, तो वो सब एकजुट हो गए और हिंदू एकजुट हुआ। सबसे बड़ी बात है वो पोलराइजेशन जो हुआ है वो हिंदू के रूप से हुआ और हिंदुत्व जाग चुका है, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और 200 के करीब हम लोग आ गए हैं। फिर एक फैक्टर ये रहा कि मोदी और साथ में हमारे अमित शाह जी, इन्होंने एक बढ़िया एक एक्टिविटी को लेकर विज़न और फोकस के रूप में उन्होंने काम किया। जितने भी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, वहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, उन्होंने वहाँ जाके काम करना चालू किया। 2-2 महीने पहले से काम करना चालू किया और अमित शाह जी तो 15 दिन वहीं टिक गए थे और टिक कर उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और उनके रहने से ये फ़ायदा हुआ कि जो पिछली बार बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं का जो अलग बंटवारा हो गया था वो सब एक हो गया है। आपने देखा होगा दिलीप घोष जी अलग हो गए थे, दूसरे अलग हो गए थे, टीएमसी के कुछ नेता आए थे, तो उससे क्या हुआ कि टीएमसी नेताओं को ज़्यादा प्रभार दिया गया और जो बीजेपी के जो आरएसएस से जो आए वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो सब जो है उनको सेकंड कैटेगरी में दे रखा था, जिसके कारण वो नाराज हो गए थे, काम नहीं किया। मगर इस बार अमित शाह जी ने सभी, दिलीप घोष जी बैठे हुए थे, उनको बुलाया और सभी नेताओं को साथ में एक जाजम पर बिठाकर उनको इस कार्य के लिए सबको लगाया। एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिनको काम पे नहीं लगाया। तो एक बीजेपी के संगठनात्मक रूप से जो कार्य हुआ है और जो एकजुटता दिखी है और उन्होंने एकदम से काम किया है, वो सामने वो फैक्टर दिख रहा है कि आज हम जीत रहे हैं। और उसके अलावा क्या है कि भारत देश के द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया है इसको।
भारत देश के सभी लोगों ने एक चुनौती के रूप में दे रखा है कि ये अगर सरकार नहीं बनती है तो क्या होगा और बनती है तो क्या होगा, क्योंकि आसाम, अंग, बंग और कलिंग ये सब जो है कब्जे में आ जाए अगर, तो राष्ट्रवादी विचारधारा आगे बढ़ेगी। हम 2047 की बात करते हैं कि विकसित भारत आगे बढ़े, तो विकसित भारत कैसे बढ़ेगा? बंगाल के बिना नहीं बढ़ सकता। अब इसके बाद पंजाब को लेना है, और ये आप सुनियोजित रूप से जो है पूरे वर्ल्ड से जो है ये पैसा आता है। कम्युनिस्ट के पास इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, बंगाल की 12 बजा दी। फिर बंगाल को कम्युनिस्ट को हटाने के बाद जो है पैसा किन के पास आया? टीएमसी के पास पैसा आया। क्यों आया? क्योंकि टीएमसी के रहते हुए नोट जो ब्लैक मनी बोलते हैं, वो ब्लैक मनी जो है भारत देश में आता है। जो अपने जो करेंसी जो है, जो डुप्लीकेट करेंसी आया वहाँ से आई है। जो वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वहाँ से होने लगा। वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठी जो है भारत देश में किस तरह से नशा और किस तरह से आपको तकलीफ देना, वो रास्ता खुल गया था, वो खुला हुआ था, वो अब बंद हो जाएगा। तो वो बंद होना मतलब देश की उन्नति के लिए रास्ता खुल गया है। तो ये एकजुटता दिखती है। वहाँ के युवा, वहाँ के किसान, वहाँ के अपने मातृशक्ति, वहाँ के बुद्धिजीवी, वहाँ के लोग जो है एकजुट हो गए, तो एकदम से परिवर्तन सामने आया। मगर हमें लग रहा था 170 या 80 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, मगर आज जब हमने देखा कि 195-200 तक पहुँचने वाले हैं, तो ये बात सही है कि वहाँ एकजुटता अच्छी आ गई है। और जब वहाँ के लोग खड़े हो जाते हैं तो सब एकजुटता के साथ बढ़ते हैं। तो मैं वहाँ की जनता को, वहाँ की मातृशक्ति को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के किसान भाइयों को, वहाँ के लोगों को, सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि बंगाल अब परिवर्तन के राह पर निकल चुका है। और पहले बंगाल जो है गुजरात से आगे था, अब गुजरात की बराबरी में है। और हमारे केंद्र सरकार जो है, डबल इंजन सरकार जो है, सब मिलकर काम करेंगे। काम करके बंगाल को भी हम शीर्ष स्थान पर पहुंचाएंगे, क्योंकि किसी को छोड़कर भारत विकसित भारत नहीं बन सकता। बंगाल अब हमारे पास आ गया है, अब साउथ की बारी है, पंजाब की बारी है। जब पूरा भारतवर्ष एकजुट हो जाएगा तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो विश्व गुरु के रास्ते में हम निकल पड़े हैं। चलिए, यदि हम बात करें तो अब की बार जब पश्चिम बंगाल में पूरे विधानसभा चुनाव का कैंपेन चला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी जो है वो काफ़ी चर्चाओं में रही। इसके साथ साथ माछी भात और अन्य तरह के मुद्दे भी वहाँ पर आए। क्या लगता है कितना योगदान झालमुड़ी और माछी भात जैसे मुद्दों का रहा? आप ममता जी को जानते ही हैं, हर चुनाव के समय एक एजेंडा बना देती है वो, और वो एजेंडा इस बार उसके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने मछली भात को रख दिया है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो वहाँ मछली खाना बंद कर देगी। मतलब आप सोचिए किस ओछी हरकत के साथ बोल रही थी। मगर प्रधानमंत्री जब वहाँ गए तो उन्होंने इसको देखा, तो प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, जो भी चीज़, झाड़ू उन्होंने हाथ में उठाया तो स्वच्छता के रूप से भारत आगे बढ़ गया है। लक्षद्वीप गए तो वहाँ पानी के किनारे पे, समुद्र के किनारे पे चल रहे थे, और वहाँ की जो है समुद्र की जो है लहरें आ रही थी, और वहाँ के जो है स्टे रूम हैं, वहाँ के कॉटेज में गए, तो जब उन्होंने देखा है तो मालदीव में जो लोग जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, वो बंद हो गया। अब लक्षद्वीप में आप देखो, आप एक साल पहले की बुकिंग ले रहे हैं। तो वो एक ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो जो कुछ भी हाथ में लेते हैं वो एक बात बन जाती है। क्या होता है कि यहाँ से आप ट्रेन से जब जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि बिहार जब लग जाता है, सिंगरौली के बाद बिहार लग जाता है, तो झालमुड़ी 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 ट्रेन में आवाज़ आती है। मगर वहाँ की झालमुड़ी में क्या, चना है, कच्चा चना है, परमल है, फिर वहाँ की मिर्ची है, तो वो एक अलग स्वाद का विषय बनता है। और उसके साथ वो घुगनी बोलते हैं, घुगनी मतलब वो चने की अलग से घुगनी बनती है, तो वो सब पेट भर जाता है। बंगाली व्यक्ति जो होता है वो कम में संतुष्ट हो जाता है। तो झालमुड़ी को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो झालमुड़ी उन्होंने खाया और जाके 10 रुपये दिया, तो जिसको 10 रुपये दिया उसने अभी भी उसको फ्रेम बना के लगा दिया है। तो ये स्वाभिमान का विषय है। तो मोदी जी हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर ब्रांड एक्टिविटी में बना देते हैं। तो आप आगे देखिएगा, जो नमकीन फैक्ट्रियाँ है हमारे यहाँ पर, 420 पापड़ हो, चाहे आकाश हो, चाहे जो भी हो, झालमुड़ी का ब्रांड देके वो भी आ जाएंगे, क्योंकि अब झालमुड़ी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक ब्रांड के रूप में सामने आ गया है। मोदी जी ने ये भी देखा है कि वो खुद मछली नहीं खाते हैं, मगर उनके साथ जो मछली खा रहे थे उनके साथ बैठे हुए थे, बीजेपी के साथ मछली खा रहे थे, उसमें भी उसको तकलीफ है, ममता को तकलीफ है कि भैया बीजेपी वो मछली नहीं खा रहे तो मछली वालों के साथ क्यों बैठे थे। तो बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है कि कोई मछली खा रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई वैष्णव है, सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। शाकाहारी खाने वाला शाकाहारी है,
और मांसाहारी जो खाते हैं वो खाते हैं, मगर ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वहाँ के मुस्लिमों को, वहाँ के लोगों को, अगर वहाँ के शाक्त है, वहाँ के शेव है, जो भी लोग जो मछली मटन खाते हैं उनको रोकने का विषय नहीं था। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मैं इनके साथ हूँ, तो वो धराशायी हो गई है, ममता की चली नहीं। एक सवाल और यहाँ पर जहन में आता है कि जब बात चली कि पश्चिम बंगाल में सरकार कैसे बनी, तो बाहर जो बंगाली समाज के लोग दूसरे राज्यों में रहते थे उनकी एक प्रमुख भूमिका रही कहीं ना कहीं बंगाली समाज जो बंगाल में है उसको समझाने में और बताने में कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। आप लोग मध्य प्रदेश में थे, कैसे आप लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को वहाँ के लोगों को बताया और ऐसी कौन कौन सी योजनाएं आपने बताई जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में कमल को खिल चुका है? पश्चिम बंगाल में क्या है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको चलने नहीं दिया उन्होंने। जो भी कुछ नाम से चेंज करके उन्होंने अपने नाम से करने की कोशिश की, मगर जैसे आप सोचिए कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर आप सोचिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आयुष्मान कार्ड को चलने नहीं दे रहे थे, आयुष्मान कार्ड बनवाने नहीं दे रहे थे। वो 70 साल के ऊपर जो है आयुष्मान कार्ड के लिए जो है वो कहीं उनका सिस्टम नहीं चल रहा, कहीं उनके सरकारी तंत्र के लोग जो बैठे नहीं है, कार्ड नहीं बनवा रहे थे। तो ऐसा जब चर्चा का विषय हमने बनाया है और हमारे लोग जो है वहाँ गए, उन्होंने बताया हमारी ये लाडली बहना योजना चलती है। अपने यहाँ जो बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड के गरीबी रेखा के नीचे जो है उनको लाडली बहना है, पेंशन है, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म 6 महीने से लेकर उसके षष्ठी पूर्ति कार्य होता है, बच्चे की स्कूल, बच्चे का घर, बच्चे के लिए जो आगे शादी हो जाए उस तक की चिंता जो है एमपी सरकार कर रही है। जिसके घर पे शौचालय नहीं, शौचालय बनवा दिए, जिनके घर में घर नहीं है वो घर बनवाया उन्होंने, उज्ज्वला गैस जो है वो व्यवस्था उन्होंने की है यहाँ पर। इसके अलावा भी जो है बच्चे जो है युवा जो SC ST समाज के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ बहुत सी चीज़ें सामने आती है, उनके विकास के लिए है। तो इस तरह की जो योजनाएं हमने जब उनसे चर्चा की तब उनको लगा कि ये योजनाएं तो हमारे यहाँ है ही नहीं। फिर वहाँ पर खेल कूद के जो स्थान हैं वो एक तरह से मृत प्राय हो गए हैं, उसके बारे में चर्चा की हमने, युवाओं के रोजगार के बारे में चर्चा की। फिर वहाँ पर जो है यहाँ 1 लाख वाली दीदियाँ है उसके बारे में चर्चा की, जो वहाँ उन्होंने बंद करके रखा है। तो एक तरह से क्या है कि जो केंद्र की योजना है उसको ममता जी ने जानबूझ के रोकने की कोशिश की, जिसको हमने चर्चा की। और चर्चा करने के बाद वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी समझदार हैं, वो जानते हैं। एक समय लोग बोलते थे कि ये बंगाल में कोलकाता जो सोचता है वो 10 साल पहले का सोच लेता है, और आज बंगाल के कोलकाता में जो लोग हैं वो हमारे से 10 साल बाद सोचने वाले हो गए, क्योंकि उनको बुद्धि के रूप से उनको जो है मक्कार बना दिया गया। इसलिए आपने देखा होगा कि रोजगार बेरोजगार में और प्रति व्यक्ति आय जो है वहाँ की बहुत कम है, 6 से 7 हज़ार की प्रति व्यक्ति आय हो गई है अगर कोलकाता शहर में देखें, और यहाँ 15 से 20 हज़ार प्रति व्यक्ति आय हमारी कम से कम आय है। मिनिमम जो है सैलरी जो मिलती है 15 से 20 हज़ार लोगों की मिलती है, तो वो एक परिवर्तन का आधार है। और दूसरा ये है कि लोगों ने ये देख लिया है कि हम कब तक सहेंगे, तो वो सहने का प्रतिकार का रूप है, तो भविष्य में और भी अच्छा होगा। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, इंदौर का बंगाली समाज किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, इसके बारे में बीजेपी सरकार वहाँ की जो है, वहाँ के और केंद्र सरकार के जो हमारे मोदी जी है, अमित शाह है, और वहाँ की जो है कमेटी बैठेंगे, बैठने के बाद निर्णय लेंगे, जिनको भी बनाएंगे अच्छे व्यक्ति को बनाएंगे और हम उनके साथ हैं। और बीजेपी में आप जानते हैं कि व्यक्तिवादी परिवारवादी ये है ही नहीं, वो तो उन्होंने पहले से सोच के रखा होगा, और ये जो काम होता है ये पहले दिन से नहीं होता है, ये 3 महीने 3 साल 4 साल पहले ही सोच लेते हैं विधायक किसको बनाना है, किसको पहले टिकट देना है। आपने देखा होगा इंदौर में 9 सीट है, मधु भैया को कितने महीने पहले टिकट दे दिया था? 3 महीने पहले टिकट दे दिया था उनको, और 3 महीने उन्होंने काम किया। तो आप सोचिए ये 3 महीने पहले थोड़ी हुआ, 1-2 साल पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। तो बीजेपी सरकार में थिंक टैंक बहुत अच्छा है, और साथ में जो है अच्छे बुद्धिजीवी है, समझते हैं, एनालिसिस रूट लेवल का करते हैं, तो अच्छे लोगों को मौका देते हैं। तो जिनको भी देंगे वो हमारे लिए अच्छा है, हम उनको सम्मान करेंगे, और हम कोशिश करेंगे उनको इंदौर में या भोपाल में उनको लाके सम्मान देंगे, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो देखा आपने, निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और इंदौर का बंगाली समाज भी अब बेहद खुश नज़र आ रहा है। इंदौर से MP न्यूज़ TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ नमन मटके।